नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में, महेंद्र दमन तिवारी। आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग आजकल अपने वीडियोज़ में बात कर रहे हैं एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षा को लेकर के, और जो संभावित प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, उसको कवर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अपने पुराने 2 वीडियोज़ में हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। आज आपके सिलेबस का जो तीसरा प्रश्न पत्र है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, उसकी बात हम करने वाले हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, या जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नाम से हम जानते हैं, और ये आपके सिलेबस का तीसरा पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। तो इसके 10 महत्वपूर्ण सवाल, 10 बड़े सवाल, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो अपना सिलेबस लेकर के रखिए, अपने नोट्स लेकर के रखिए, और ये टॉपिक्स को आप टिक कर सकते हैं, और इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले सवाल की बात कर लें। पहला सवाल आपसे पूछा जाना है, या कहें संभावित है, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। ऐसा सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। और इसके साथ में इसका नेचर, इंटरनेशनल लॉ का नेचर, इसका सोर्स, इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति के विषय में लोगों ने क्या कहा, और दूसरी चीज इसके सोर्सेस को लेकर के। तो ये वाला सवाल आपका बनता है इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप से। और इसमें साथ में एक चीज पूछी जाती है कि इज इंटरनेशनल लॉ अ रियल लॉ, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही इंटरनेशनल लॉ को लेकर के। कुछ लोगों ने कहा ये लॉ नहीं है, केवल मॉरलिटी है। किसी ने कहा ये वैनिसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो क्या इंटरनेशनल लॉ, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या मात्र नैतिकता है, इस पर आपको अपने कमेंट देने होते हैं, आपको इस पर अपनी टिप्पणी देनी होती है। तो पहला सवाल ये, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, स्कोप, सोर्स और नेचर, स्कोप नहीं, सोर्स और नेचर, और इसके साथ में इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है या नहीं। बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल रिकॉग्निशन के टॉपिक से, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, और इसके साथ में जो रिकॉग्निशन की थ्योरीज हैं और इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है स्टेट्स पर। तो ये दूसरा सवाल है आपका, महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को लेकर के, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की थ्योरीज क्या क्या है, और उसके साथ में इसका लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है, रिकॉग्निशन का एक स्टेट पर असर क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है। ये दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के बाद हम अपना तीसरा सवाल देखें तो स्टेट सक्सेशन से सवाल पूछा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकार का सवाल है कि स्टेट सक्सेशन का मीनिंग क्या है, इसके काइंड्स, राज्य उत्तराधिकार का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और राज्य उत्तराधिकार के प्रकार, उसकी पद्धति, और इसके साथ में इसके कंसीक्वेंस क्या होते हैं, कंसीक्वेंस ऑफ स्टेट सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन की मीनिंग, उसका काइंड, और स्टेट सक्सेशन का कंसीक्वेंस क्या होता है। ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और बात करें चौथे सवाल की, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, एक्विजिशन ऑफ स्टेट, एक्विजिशन ऑफ स्टेट में इसका मोड और कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है इसका, और इसके मोड क्या क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट के मोड्स और इसका कंसेप्ट, चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है डिप्लोमेटिक एजेंट से, डिप्लोमेटिक एजेंट और इनके काइंड्स क्या क्या हैं, और इनको मिलने वाले प्रिविलेज और इम्यूनिटी के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। तो एक बार दोबारा कह दें तो चौथा सवाल एक्विजिशन ऑफ स्टेट से, एक्विजिशन ऑफ स्टेट में मीनिंग और उसका कंसेप्ट, और पांचवा सवाल डिप्लोमेटिक एजेंट से, डिप्लोमेटिक एजेंट जिसको राजनयिक कहते हैं, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, दूत वगैरह होते हैं, उनके काइंड्स, प्रकार क्या क्या है उनके,
और इनको क्या प्रिविलेज मिलता है और क्या इम्यूनिटी मिलती है। ये आपका 5 सवाल हो गया। छठा सवाल देखें, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसको प्रत्यर्पण कहते हैं, प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन में आपको डिफाइन करना होता है, डिफाइन एक्स्ट्राडिशन पूछा जाता है आपसे, डिफाइन एक्स्ट्राडिशन। प्रत्यर्पण को परिभाषित कीजिए। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, और इसके साथ में है कि व्हेन सीक, कब कोई अफेंडर एक्स्ट्राडिशन सीक कर सकता है, एक्स्ट्राडिशन का पर्पस क्या होता है, और कब इसको कोई मांग सकता है। कोई पॉलिटिकल अफेंडर है या कोई भी है तो वो कब मांग सकता है कि उसके प्रत्यर्पण को लेकर के उसकी मांग ये कब की जा सकती है। तो ये छठा सवाल आपका प्रत्यर्पण से है। सातवें सवाल की ओर बढ़े तो असाइलम से सवाल आता है। असाइलम, जिसको शरण लेना या शरणार्थी आप समझते होंगे, शरणार्थी वाली जो समस्या है, शरण लेना, असाइलम। और ये असाइलम में एक तो सवाल आता है कि लीगल पोजीशन ऑफ असाइलम इन इंटरनेशनल लॉ। लीगल पोजीशन क्या है असाइलम की, अंतरराष्ट्रीय विधि में लीगल पोजीशन क्या है। तो एक पार्ट में सवाल ये रहता है, और दूसरा क्या राइट्स मिलते हैं, जो असाइलम जिसको मिला हुआ है उसके पास क्या राइट्स होते हैं। कोई भी आदमी किसी दूसरे स्टेट में अगर उसने शरण लिया हुआ है, अगर उसको असाइलम मिला हुआ है, शरणार्थी के तौर पर वो है, तो उसको वहां पर क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या अधिकार वो मांग सकता है। ये सवाल आपका सातवां बड़ा सवाल है। एक सवाल आता है, दो पार्ट में डिवाइड सा होता है, शॉर्ट नोट लिखना होता है, और इसमें एक मैरीटाइम बेल्ट, बहुत बार पूछा गया सवाल है, मैरीटाइम बेल्ट और कंटिगुअस जोन। मैरीटाइम बेल्ट और ये कंटिगुअस जोन का AB में डिवाइड सा सवाल होता है, एक दोनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। अगला सवाल, नौवां सवाल है ट्रीटी को लेकर के, कि कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेप्स विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय स्टेट्स इन कंक्लूडिंग अ ट्रीटी, डिस्कस विद प्रिंसिपल है एक पैक्टा संट सरबांडा। इस प्रिंसिपल के सहायता से आपको ये बताना होता है कि एक जो ट्रीटी है, जो ट्रीटी अडॉप्ट की जा रही है स्टेट्स के बीच में, तो उसमें कौन से स्टेप्स स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं एक ट्रीटी को कंक्लूड करने में। और थोड़ा सा लाइट आपको डालना है इस वाले प्रिंसिपल पे, पैक्टा संट सरबांडा वाले प्रिंसिपल पे आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है, थोड़ा सा आपको यहाँ भी इस चीज को भी डिस्कस करना है। और जो 10वां आखिरी सवाल है वो है एयर स्पेस से, कि एयर स्पेस को एक्सप्लेन करिए, एयर स्पेस को एक्सप्लेन करिए, और 5 फ्रीडम बताइए जो एयर में सबको मिलती हैं। ये आपका 10वां सवाल है, एयर स्पेस को एक्सप्लेन करना है और वो 5 फ्रीडम्स जो आपको एयर स्पेस में मिलती हैं। आपको मीन्स किसी स्टेट, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी स्टेट को जो यहाँ पर 5 फ्रीडम मिलती हैं। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं, 10 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको आप अपने सिलेबस पर टिक कर लीजिए, अपने नोट्स में टिक कर लीजिए, जहाँ से सवालों के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से सवालों को दोहरा दूँ तो पहला सवाल इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन से है। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, नेचर, सोर्स आपको उसमें लिखना होता है। और इसके साथ में जुड़ा हुआ सवाल है कि इज इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है या नहीं। दूसरा सवाल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का है, कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, उसकी थ्योरी और लीगल इफेक्ट स्टेट्स पर, स्टेट रिकॉग्निशन का क्या इफेक्ट होता है। एक स्टेट का जब वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसके पास क्या इफेक्ट होता है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ रहता है तो उसके पास क्या इम्यूनिटीज या क्या राइट्स नहीं हैं।
तीसरा सवाल है स्टेट सक्सेशन से, मीनिंग ऑफ स्टेट सक्सेशन एंड इट्स काइंड्स, व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन का मतलब अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है और उसके कंसिक्वेंस क्या है। अगला सवाल है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी को मोड्स जो एक्विजिट करने के मोड्स क्या क्या हैं और उसके कंसेप्ट को लेकर के सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है डिस्कस द काइंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट के प्रकार बताइए, राजनयिकों के प्रकार क्या क्या होते हैं, और आपको उनकी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज पे कमेंट करना होता है कि क्या उनको इम्यूनिटीज़ प्राप्त हैं, क्या उनको प्रिविलेज विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उनको क्या प्राप्त हैं। अगला सवाल है एक्स्ट्राडिशन से कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है, उसका पर्पज क्या है, उसके पर्पज को एक्सप्लेन करना होता है। और व्हेन कैन एन अफेंडर बी एक्स्ट्राडाइटेड, कब एक अफेंडर को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, प्रत्यर्पण उसका किया जा सकता है। अगला सवाल है लीगल पोजीशन ऑफ असाइलम इन इंटरनेशनल लॉ। ये असाइलम की अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या स्थिति है, और व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पर्सन हु सीक्स असाइलम। एक व्यक्ति जो जिसने असाइलम लिया हुआ है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। अगला सवाल मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। कंटिगुअस जोन, मैरीटाइम बेल्ट, कई बार एयर स्पेस पे भी लिखने को आया है, लेकिन एयर स्पेस पे एक बड़ा सवाल भी बन सकता है। तो और 9वां सवाल है स्टेप्स विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय स्टेट्स इन कंक्लूडिंग अ ट्रीटी। वो सारे स्टेप्स को आपको लिखना होता है जो स्टेट एक ट्रीटी को, एक संधि को लागू करने में, परिवर्तित कराने में जो सारे स्टेप्स, जो सारे चरण लिए जाते हैं, जो सारे स्टेप्स के दौरान वो ट्रीटी पूरी होती है। और डिस्कस विद हेल्प ऑफ प्रिंसिपल पैक्टा सेंट सर्वेंटा। पैक्टा सेंट सर्वेंटा का जो प्रिंसिपल है उसकी मदद से आपको इस सवाल का जवाब देना है। और आपका जो आखिरी सवाल है वो एयर स्पेस के बारे में है कि एक्सप्लेन एयर स्पेस, एयर स्पेस होता क्या है और व्हाट आर इट्स वेरियस थ्योरीज, उसकी थ्योरीज क्या क्या है। और आपको 5 फ्रीडम लिखनी होती है कि एयर स्पेस में मिलने वाली 5 फ्रीडम क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण सवाल हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो पुराने वर्षों के पेपर हैं वो उसमें जो ग्रुप में अगर आप जुड़े होंगे, अधिवक्ता महोदय वाला जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जुड़े होंगे, तो मैं वहाँ पर भेज दूंगा। आप एक बार पुराने पेपर्स का भी अध्ययन करिए। और कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे कि नंबर कितने, वो पासिंग मार्क क्या है, पास मार्क क्या है। तो 70 में 28 आपका पासिंग मार्क है, 70 में 28 आपका रिटर्न में है, तो उतना आपको लाना ही लाना है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के महत्वपूर्ण सवाल थे, इनको आप पढ़िए, अध्ययन करिए। और उम्मीद है, निश्चित है कि अगर आप इतने सवाल पढ़ करके आते हैं तो आप बेहतर करने में सफल होंगे। और जल्द ही अगले विषय को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रणाम।